नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि हम उसी को सिलेबस लेके आगे चल रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें बताने की बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो नए-नए लोग हैं वो परिचित नहीं हो पाते कि कहाँ से कोर्स चल रहा है और हम कितने पीछे कहाँ तक क्या चल रहे हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं वो एक बार हमारे पुराने वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उससे होगा ये कि आपका बेस क्लियर होगा और बेस के साथ-साथ आपको एग्ज़ामिनेशन के दौरान अगर कोई कठिनाई होगी, उन क्वेश्चन जो हमने पढ़ा चुके हैं, तो आपको उससे बहुत ही मदद होगी। ये मत समझिए कि अब हमारा पुराना वीडियो है तो नए कंटेंट नहीं आए होंगे। कंटेंट अगर नए आते हैं तो हम समय-समय में अपडेट कर भी देते हैं। अभी तक जितने पढ़ा है उसमें नए कंटेंट या नई चीज़ें जुड़ी नहीं है। अगर नई चीज़ें जुड़ेगी तो हम समय-समय में वीडियो बना के अपलोड कर ही देंगे। उसमें आप निश्चिंत रहें। तो हमारे पुराने वीडियो भी अप टू डेटेड हैं अभी तक, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश की पीएससी की स्टडी का मटेरियल जो है पढ़ा रहे हैं और उसमें जो सिलेबस के अनुसार मध्य प्रदेश पूछा जाएगा उसी की तैयारी चल रही है। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम मध्य प्रदेश की जनजाति में फोकस कर रहे हैं। यानी ये वो पोर्शन है जिसमें प्री में तो आता ही आता है, साथ ही मेंस में भी इस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर तैयारी ठीक से नहीं रहेगी तो आप यकीन मानिए प्री तो निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ पार्ट उसमें रखें, क्योंकि एक ही वीडियो या 1-2 वीडियो में इसे बना पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो पाए इस टॉपिक को खत्म करके नए टॉपिक को स्टार्ट करें। आज का वीडियो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजाति कल हमने देखे थे पुराने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश की जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जाति और जनजाति में अंतर हमने बता चुके थे। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर जाके देखिए। पुराना वीडियो देखेंगे तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर नहीं देखें तो एक ज़रूर जाके देखिए। मैं बार-बार बोलने का एक ही कारण है कि अगर 20 से हम स्टार्ट करते हैं देखना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। साथ ही एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज हमारे नाम से बेच रहा है या हमारे नाम से कोई आपको अगर स्टडी मटेरियल बेच रहा है तो आप उनसे बिल्कुल सावधान रहें। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ क्लासेस हैं और कोशिश ये है कि हम बिगिनर हैं और बिगिनर के तौर पे अगर कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हमारी गलतियों को हमारे सामने रखें। उससे ये होगा कि हम हमारे को और इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारे अंदर और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी युक्त जो है वीडियो आपके लिए लेके आए। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये जो है जनजातियाँ, हमने कल के वीडियो में पढ़ चुका था कि कितने प्रकार की जनजातियाँ हैं, कौन सा संग्रहालय कहाँ है, क्या से क्या चीज़ हुई है। तो आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का या भारत में, भारत का थोड़ा-सा ले लेंगे क्योंकि स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो भारत में जनजातियों की लगभग कितनी संख्या है और जनजातियों का आने का क्रम क्या रहा भारत में? हालाँकि जब हम भारत पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ वहाँ सॉरी भारत की जनजातियाँ वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी हम देख लेते हैं कि क्या जनजातियाँ या कौन-सी जनजातियों का आने का क्रम है भारत के अंदर। तो सबसे पहले जो जनजाति आती है भारत में, ये आती है 5 प्रकार की जनजातियाँ भारत में आई। पूरे मध्य प्रदेश की बात होगी कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ हैं। पहला क्वेश्चन मैं यही बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ हैं, तो आपको 47 प्रकार की जनजातियाँ, टोटल मध्य प्रदेश में 47 जनजातियाँ आपको मिलेंगी, 47। वहीं भारत की बात होगी कि भारत में कितनी जनजातियाँ हैं, तो भारत में 700 से अधिक जनजातियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश में 47 जनजातियाँ हैं और भारत में 700 से अधिक जनजातियाँ हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं, भारत में कितनी जनजातियाँ निवास करती है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि भारत में जो 700 प्रकार की जनजातियाँ हैं, वो हमारे अनुच्छेद में भी वर्णित है। तो भारत के कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना है 342, है ना? 342 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, उसमें अनुसूचित या जनजातियों का वर्णन है ना? जनजातियाँ उसमें सम्मिलित की गई हैं, उसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन-सी जनजातियों को हम इसके अंदर रखेंगे और किस तरीके से उनको यहाँ से हटाएँगे। अगर कोई जनजाति पिछड़ेपन से आगे निकल के आ जाती है, तो उन्हें हटाने का भी काम इसी अनुच्छेद के अंतर्गत
संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है टोटल आपको ध्यान रखना है 47 प्रकार की जनजातियां हैं और पूरे भारत में 700 से अधिक जनजातियां हैं। जो अगर आपसे पूछेगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसे वर्णित किया गया है। अब हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन इससे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सॉरी भारत में, क्योंकि भारत ही चल रहा है अभी, भारत ही 2-4 फैक्ट हम भारत के बताएंगे, इसके पास मध्य प्रदेश में सीधे चले आएंगे। तो पहले भारत को समझना इंपॉर्टेंट है, देन हम मध्य प्रदेश समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो भारत में सबसे पहली जो जनजाति आई है साथियों, आपको ध्यान रखना है, नीग्रो आई है ना। 5 प्रकार की जनजाति आई हैं। पहली जनजाति है नीग्रो जनजाति। ये भारत में आई और ये भारत में निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां भी कहीं कहीं ये जनजाति आपको देखने को मिल जाती है। तो ये पहली जनजाति थी जिसने भारत में प्रवेश किया या भारत में ये अस्तित्व में आई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किस प्रकार की पहली जनजाति भारत में वो कौन सी थी जो आई या उसको सूचीबद्ध किया गया, उसे पहचाना गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो जनजाति थी वो नीग्रो प्रजाति की जनजाति थी, जो भारत में पहली बार ऐसे उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये पहली जनजाति थी जो भारत में आई। ये क्रम बाय क्रम बता रहा हूँ। दूसरी आपकी जो जनजाति ध्यान रखना है कि भारत में जो दूसरी प्रकार की जनजाति आई है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो थी वो जनजाति भारत में आती है, दूसरे नंबर की क्रम की जो जनजाति है। और ये कहाँ पर निवास करती है? ये पूरे मध्य भारत में, मध्य भारत इसका क्षेत्र था, निवास का क्षेत्र, या यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति मध्य भारत में है, तो मध्य प्रदेश में तो है ही है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मध्य प्रदेश में कौन से वर्ग की जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति का निवास है। ये क्वेश्चन आपका उसमें आया था, मध्य प्रदेश व्यापम में आया था। बहुत सारे लड़के ने अपने सर पकड़ लिए, सर खुजाने लगे, सर को पीटने लगे और गलत करके क्वेश्चन आ गए थे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है मध्य प्रदेश की जनजातियों का एक प्रकार है या इस प्रकार की जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये क्वेश्चन आया था लेकिन बन नहीं पाया लोगों ने और 1 नंबर उनका चला गया। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, थोड़ा सा राजस्थान भी आ जाता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आ जाता है, थोड़ा सा आपका झारखंड आ जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति पाई जाती है, मध्य भारत में, आपको ध्यान रखना है। अगली जो जनजाति का क्रम है वो है भूमध्य सागरी। कौन सी? भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी जनजाति। भूमध्य सागरी जो जनजाति है वो पूरे भारत में तीसरे नंबर की जनजाति थी, आने का क्रम इनका तीसरे नंबर का था। और ये जनजाति जो पाई जाती है ये उत्तर भारत में पाई जाती है। ध्यान रखना है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ये जनजाति पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा आप ये लेके चले, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ आप उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है ये जो है भूमध्य सागरी जनजातियों का निवास स्थान रहा है। और ये कौन से क्रम की थी? ये तीसरे क्रम की जनजाति थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो अगली जनजाति हमारे पास आई थी वो थी नार्डिक। कौन सी? नार्डिक। नार्डिक जो है जनजाति का एक समूह है, ये भी मध्य प्रदेश भारत में आया और ये जो चौथे नंबर का क्रम था नार्डिकों का, और ये आया पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ पे आया? पश्चिमोत्तर भारत में इनका निवास स्थान रहा, पश्चिम उत्तर भारत। पश्चिम उत्तर भारत में ये जनजाति अभी भी निवास करती है। नार्डिक जनजाति है जो पश्चिम उत्तर भारत में निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिम उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे? एक तो राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद कहीं क्षेत्र आपका गुजरात का थोड़ा सा आ जाता है, हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है, पंजाब का क्षेत्र भी यहीं आ जाता है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो नार्डिक प्रकार की जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम उत्तर भारत जो है, पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम और उत्तर का क्षेत्र का जो भारत है वो नार्डिक प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और 5वां नंबर का जो हमारे पास ध्यान रखेंगे, 5वें नंबर की जो जनजाति भारत में आने का क्रम है वो है मंगोलाइट। कौन सी? मंगोलाइट।
मंगोलाइड आपको 5वें नंबर की क्रम की जनजाति मिलेगी जो भारत में आने का क्रम है इस जनजाति का। और ये जो है वो है हमारा सॉरी पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर जो है पूर्व जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की जनजाति आपको मिलेगी, यानी नागालैंड, असम, मेघालय, आपका थोड़ा-सा बिहार का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित आ जाता है। तो आपको यहाँ पर मंगोलाइड जनजाति मिलेगी। कहाँ पर? यहाँ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। इसमें आसाम आता है, मेघालय आता है। मेघालय के साथ आपको हिमाचल प्रदेश तो आता ही नहीं है। इसमें बिहार में पाई जाती है इस प्रकार की जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत में जनजातियों का आने का क्रम है। ये 5 प्रकार की जनजाति भारत में आई। वहीं मध्य प्रदेश में बात होगी तो मध्य प्रदेश में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति पाई जाती है। ये मध्य भारत का आपका क्षेत्र है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियां की संख्या जो टोटल पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में 47 या 47 प्रकार की जनजातियां हैं। वहीं भारत में होगी कि भारत में कितनी जनजातियां हैं, तो भारत में 700 प्लस यानी 700 से अधिक जनजातियां हैं। अनुच्छेद की बात होगी कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है इन जनजातियों के बारे में, तो आपको बताना है अनुच्छेद 342 में वर्णित है कि कौन सी जनजाति को सम्मिलित किया जाता है, किस जनजाति को उससे हटाया जाता है, समूह से हटाया जाता है, जनजातियों के समूह से, क्योंकि वो या तो डेवलप हो गई हैं या उनने विकास की मुख्य धारा को अचीव कर लिया है। ऐसी जनजातियों को जोड़ने का, हटाने का सारा प्रावधान अनुच्छेद 342 में संविधान में वर्णित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में पूछेगा नहीं, लेकिन हम भारत का देख रहे हैं। भारत में जो है जनजाति, भारत में जनजाति आने का क्रम है ना, जनजाति आने का क्रम हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति आने के क्रम में रही। तो सबसे पहले हमारे पास नीग्रो आई। नीग्रो जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या दक्षिण भारत में आपको मिलती है। दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं लगभग इनमें कौन सी नीग्रो प्रजाति की जनजाति आपको मिलती है। तो ये पहली जो है वर्ग की जनजाति थी जिसने भारत में प्रवेश किया, भारत में इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी जनजाति आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मिलती है जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार भरमार है। ये जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और ये मध्य भारत में मिली गई जनजाति के साक्ष्य प्राप्त हुए और यहाँ पर आज भी निवास करते हैं। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि मध्य भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर आपको ये मिलेंगी। बुंदेलखंड यूपी का जो बुंदेलखंड वहां पे मिलेंगे आपको ये जनजाति। तो मध्य भारत का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है, आपको वहां पर ये जनजाति आपको मिल जाएंगी। भूमध्य सागरीय जनजाति कहाँ पर है, और ये तीसरे नंबर का क्रम है भूमध्य सागरीय जनजाति। और ये जो हमारे पास आई ये उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत में जो राज्य होंगे वो हमारे पास होंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल होगा। हिमाचल के बाद में उत्तर प्रदेश भी इसमें थोड़ा सा आ जाता है। जो मेरठ तरफ के क्षेत्र है, मेरठ के आसपास के जो जिले हैं वहां पर आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आपको मिलेंगे दिल्ली की एनसीआर, इधर पे आपको मिलेंगे, दिल्ली में भी आपको मिल जाएगी। तो ये कौन सी है? भूमध्य सागरीय जनजाति है या उस वर्ग की जनजाति है जो आपको उत्तर भारत में मिलेगी। अगला है नार्डिक। नार्डिक जो है वो पश्चिम उत्तर भारत में है। पश्चिम उत्तर भारत में जो राज्य आएंगे हमारे पास, राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद गुजरात आएगा, गुजरात के बाद आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको क्षेत्र मिलेगा इसका दिल्ली के जो दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां भी आपको मिल जाएगी ये जनजाति। तो नार्डिक प्रकार की जनजाति आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके बाद है मंगोलाइट। मंगोलाइट जो है पूर्वोत्तर भारत में आपको मिलेंगे, यानी पूर्व के जो जिले होंगे, सॉरी स्टेट होंगे, वहां पर मिलेंगे आपको। असम, मेघालय और बिहार इस तरफ ये जो स्टेट है, नागालैंड भी उधर ही आएगा, नागालैंड में भी मिलेगी आपको यहाँ पर। कोहिमा भी आए, सॉरी नागालैंड के बाद असम में भी आपको मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक फैक्ट्स अगर आपको हैं कि जनजातियों में और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है मध्य प्रदेश में जनजातियों में। बहुत सारे लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन में सर्वाधिक अधिकार आदिवासियों का है, पर्वतवासियों का है, वनवासियों का है, लेकिन सरकार के द्वारा वो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
कि इनको उनका हक, वाजिब हक जो मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन कोशिश जारी है, प्रयास जारी है। तो हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या होंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, चाहे हमने जैसा बनाया है, क्योंकि डिजिटल पैनल तो हमारे पास है नहीं। कोशिश करेंगे कि डिजिटल पैनल बहुत जल्दी उपलब्ध हो पाए। आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल पैनल भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को और हमारी मदद करें। डिजिटल पैनल में हमें भी पढ़ाने का मौका मिले, समझाने का मौका मिले। बहुत महंगा आता है, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन आपका सहयोग रहा रहा तो बहुत जल्दी हम डिजिटल पैनल की ओर भी अग्रसर होंगे। तो हम देखेंगे आज मैप ऐसी बना के कि मध्य प्रदेश में हम जनजातियों का विभाजन देखेंगे कि प्रदेशों में हमने कितने आधार पे जनजातियों का विभाजन किया है। इसके पहले मैं बता दूं आपको, ये जनजातियों का विभाजन के पहले कि मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों को सम्मिलित किया गया है, या पिछड़ी जनजातियों को में कौन सी जनजाति आती है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी जनजाति है जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, और पिछड़ी जनजाति के क्या मानक है, क्या पहलू हैं, क्या सरकार ने क्या विचार किया उनके अंदर, तब उनको पिछड़ी जनजाति सम्मिलित किया। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 जनजाति जो है वो पिछड़ी जनजाति है। 3 जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया। पिछड़ी जनजाति का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पिछड़ी जनजाति में आपकी 3 जनजातियां हैं। पहली है बैगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है आपकी सहरिया। मध्य प्रदेश में साथियों ये 3 ही जनजाति हैं जो पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। पिछड़ी जनजाति क्यों कहते हैं और क्या मानक है इनके, इनमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछड़ी जनजाति इसलिए कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में जनजातियों के विभाजन के आधार पे सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं। मानक है, उन मानकों के आधार पे ये जनजातियां ठीक तरीके से बैठती नहीं है। तो वो 3 मानक, या वो मानक कौन से हैं जो सरकार के द्वारा तय किए गए हैं और इन जनजातियों को पिछड़ी जनजाति कहा गया है। पहला मानक है कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन है ना, एजुकेशन जो होगी वो बहुत ही कम होगी। यानी जो जनजातियों की एजुकेशन है उससे भी कम एजुकेशन इन जनजातियों की है। एजुकेशन पहला मानक है। शिक्षा मानक तय किए हैं शासन के द्वारा, जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो एजुकेशन यहाँ पर बहुत कम है, या ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या अपनी कंडीशनों के कारण, पारिवारिक समस्या के कारण, या और अपनी रोजी रोटी से जूझने के कारण ये स्कूल तक जा नहीं पाते। इसलिए इनको पिछड़ी जनजाति कहा गया कि यहाँ पर जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, इसलिए ये जनजाति पिछड़ी है। दूसरा मानक ये है कि जनसंख्या है ना, जनसंख्या या सेंसस इन जनजातियों की, यानी बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की जो जनसंख्या है वो भी कम हो रही है। यानी कोई भी जनजाति को पिछड़ी जनजाति कब घोषित करेंगे, जब उस जनजाति की जनसंख्या एक तो बढ़ी ना हो पिछले कुछ सालों में। दूसरा, जो मानक तय हैं, जनजातियों के मानक तय हैं, उसमें वो जनजाति स्थिर हो गई है, स्थिर जनसंख्या हो गई है। पिछले 2-3-4 सालों से वो जनसंख्या बढ़ी ना हो, तो ऐसी जनजातियों को पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। या लगातार जनसंख्या कम हो रही हो तो भी हम पिछड़ी जनजाति मान लेते हैं कि ये जनजाति जो है पिछड़ी जनजाति है। तो 2 प्रकार के आपने देखा कि एक है एजुकेशन और दूसरा जनसंख्या। एजुकेशन बहुत कम होती है, पढ़े लिखे नहीं होते बेचारे, स्कूल का तो उन्हें रास्ते ही नहीं देखे होते हैं। पर्वतवासी है, जंगलवासी है, वनवासी है, तो ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था शासन ने तय की हुई है, लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो आज भी इन लोगों पर कम है। तो आपको पहला एजुकेशन मिल जाएगा कि एजुकेशन इनका कम है। दूसरा जनसंख्या, एक तो स्थिर हो, स्थिर अगर ना भी हो तो बढ़ती हुई ना हो, हमेशा घटती हुई हो, या स्थिर हो या घटती हुई जनसंख्या हो, बढ़ती हुई ना हो। बढ़ती हुई होगी तो हम उसे पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी से निकालकर उन्हें सामान्य जनजातियों की श्रेणी में रख देंगे। तो 2 कारण हैं, और तीसरा कारण इसमें होगा कि यहाँ की जो कृषि की पद्धति है, कृषि की जो पद्धति है वो पिछड़ी पद्धति हो, यानी ये पुरातन जो कृषि करने के पुराने जो तरीके हैं वो इनके पास हो, जो अपग्रेड ना हो, ट्रैक्टर वगैरह इनके पास ना हो, और तमाम जो कृषि के संसाधन है वो पुराने पद्धति के अनुसार जो कृषि हो रही है उसी के अनुसार कृषि कर रहे हों,
तो ऐसी जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रखा गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति नहीं है। अगर तीन जनजाति आपको देखने को मिल रही है, बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति आपको देखने को मिल रही है, तो आप इन तीनों को छोड़कर जो भी आएगा उसमें टिक लगा दीजिए कि ये जनजाति मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, बहुत सारे लोग खोपड़ी खुजाते रहे और ये क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो बैगा जनजाति, भारिया जनजाति और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पिछड़ी जनजाति है। और पिछड़ी जनजाति हम कैसे पहचानेंगे, इसके तीन कारण है। पहला, एजुकेशन इनका बेहद कम हो। दूसरा, जनसंख्या गिरती हुई हो या स्थिर हो गई हो, जनसंख्या बढ़ी ना हो। और तीसरा, कृषि करने के तरीके इनके पिछड़े हों या पुरातन तरीके से जो कृषि की जाती है वो कृषि से संबंधित उपकरण ये पुराने ही इस्तेमाल कर रहे हों। तो ऐसी जनजातियों को हम पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखते हैं। होपफुली आप जो है पिछड़ी जनजातियों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमने क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया है मध्य प्रदेश में। तो देखेंगे कि क्षेत्र के आधार पे हमने क्या वर्गीकरण हुआ है मध्य प्रदेश में और किन किन क्षेत्रों में बांटा है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में क्षेत्र के आधार पे वर्गीकरण। तो आप देखिए कि हमने क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया है। ये जो क्षेत्र है हमारा, एक क्षेत्र ये बना दिया, दूसरा क्षेत्र यहाँ से बनाया और तीसरा क्षेत्र बघेलखंड का क्षेत्र बनाया। चौथा क्षेत्र तो बनाया नहीं है, यानी हम पुस्तकों में तो नहीं पढ़ते लेकिन समझने के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि जो उत्तर का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पे जनजातियां निम्न क्या है, वहां तो कहें जनजातियां है ही नहीं वहां पर इस प्रकार की। लेकिन पिछड़े एक दो चार गांवों में आपको देखने को मिल जाएगा, एक दो चार ही घर मिलेंगे, लेकिन जनजाति समूह में इसे सम्मिलित नहीं किया गया। फिर भी देखेंगे इसे, लेकिन आप ये मान के चले कि मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया है वो मात्र तीन तरीके से या तीन प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है पश्चिम का क्षेत्र। इस जो क्षेत्र को कहते हैं ये पश्चिम का क्षेत्र है। पश्चिम का क्षेत्र इसे कहते हैं जनजाति का। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिम का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनजाति युक्त प्रदेश है। यानी यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की जनजाति का 36% हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जनजाति क्षेत्र है जो सर्वाधिक जनजाति युक्त है, यहाँ पर सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, वो क्षेत्र का नाम बताइए। तो आपको बताना है पश्चिम का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र का है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या आदिवासियों की या पर्वतवासी वनवासियों की पाई जाती है। कौन सी जनजाति आपसे पूछेगा कि कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भील और भिलाला इसकी जो सहायक जनजातियां हैं भीलों की, वो ही यहाँ पाई जाती है पश्चिम प्रदेश में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भील और भिलाला दो ही प्रकार की जनजाति यहाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आपको झाबुआ में यहाँ पे मिलेंगी, आपको यहाँ पे झाबुआ के बाद आपको धार में मिलेंगी, सर्वाधिक मात्रा में झाबुआ में मिलेंगी। आपको अगर स्पेशली किसी एक जिले के बारे में पूछे तो आप बताना है कि जिले में अगर एक क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक या भील भिलाला से संबंधित जनजातियां पाई जाती है, तो आपको बताना है झाबुआ। झाबुआ के बाद धार आ जाता है। तो पश्चिम का जो क्षेत्र है दो ही जिले इसमें सर्वाधिक मात्रा में है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। टोटल जो आपकी क्या है जनसंख्या है जनजातियों की, उन टोटल जनसंख्या के आधार पे ये वर्गीकृत किया गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मध्य प्रदेश में जनजातियां कितनी हैं, कितने परसेंट है, तो आपको कितने लाख करोड़ है, तो आपको मैंने बताया भी था, एक बार फिर बता देता हूँ। 1.53 करोड़ है ना, 1,53,00,000 इसमें टोटल जो है मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं। अगर पुराने वीडियो में नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होके आ जाएगा वहां से। तो इतना जो करोड़ों में हमारे पास आंकड़ा है जनजातियों का, इन आंकड़ों का 4.5% यानी 4.5% जनजातियां आपको इसी क्षेत्र में मिल जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है पूरे मध्य प्रदेश के। और हिस्सा अगर पूछेगा कि पश्चिम क्षेत्र में कितना हिस्सा है, तो आपको 36 बताना है। यानी 36 हिस्सा जो है वो जनजातियों का इसी पश्चिम क्षेत्र में मिलता है। एक बार फिर से बता दूं कि 1.53 करोड़ टोटल जनजातियां हमारे यहाँ है।
प्रतिशत में बात होगी तो 4.5% इसका प्रतिशत निकल के आता है पिछड़ी हुई जनजातियों का। सॉरी, ये पिछड़ी हुई जनजाति का ध्यान रखना है, पिछड़ी हुई जनजातियों का प्रतिशत है ये 4.5। ये भी आपको अभी पढ़ाया था वो, तो इसी का रह गया था कि पिछड़ी जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 4.5%, यानी टोटल जनजाति का, करोड़ों का जनजाति का 4.5% पिछड़ी हुई जनजाति है। ये भी आपको पिछड़ी हुई जनजाति में ध्यान रखना था, मैंने मिटा दिया वहां से। बहरहाल आपने तो लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो 36% जो पश्चिम का हिस्सा है, यहाँ पर सर्वाधिक जो है जनजातियों की संख्या है, और यहाँ भील और भिलाला दो ही तरीके की जनजाति मिलती है। अगला है हमारे पास दक्षिण का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण का क्षेत्र है। शिवनी, शिवनी आपका यहाँ पर बालाघाट भी कुछ हिस्से में आ जाता है, छिंदवाड़ा भी हिस्सा आ जाता है इसका। तो यहाँ पर कौन सी प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर मिलते हैं गोंड, बैगा, भारिया, यहाँ पर आपको मिलेंगे। 3 जनजाति आपको विशेषकर मिलेंगी। पहली है गोंड, दूसरा है बैगा, और तीसरी है भारिया। गोंड, बैगा और भारिया जो है 3 प्रकार की जनजाति यहाँ पे हलवा भी मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, हलवा भी मिलती है जनजाति। तो आप हलवा तो बहुत सारी जगह मिलती है, इधर भी मिलती है एक दो, लेकिन आप यहाँ पर भी दक्षिण क्षेत्र में मिलती है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि गोंड, बैगा और भारिया। भारिया जो है वो पिछड़ी जनजाति में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यानी जो मध्य प्रदेश का खूबसूरत या सबसे बड़ा जिला कहेंगे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के पतालकोट में ये जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति। और आपका कुछ मात्रा में या कुछ हिस्सों में आपको यहाँ मंडला में भी देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति के लोग। तो ये दक्षिण का हिस्सा है, ये पश्चिम का पढ़े, ये दक्षिण का पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे पूर्व उत्तर, है ना। पूर्व उत्तर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर की जनजातियां पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और उनकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर कोल, अगरिया, पनिका जो जनजाति है वो पाई जाती है। कौन कौन सी? कोल, अगरिया, दूसरा अगरिया, और तीसरा है पनिका। कोल, अगरिया और पनिका 3 जनजाति यहाँ पर विशेष मात्रा में पाई जाती है। बाकी गौंड भी मिलते हैं, यहाँ पर भी कोल भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समूह की बात होगी तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समूह आपको मिलेंगे। ऊपर की जो जनजाति यहाँ पर वैसे तो पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर चौथा प्रदेश हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जिले हैं जैसे ग्वालियर है, मुरैना है, यहाँ पर एक ही 2-4 घर के लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसे हम उत्तर का क्षेत्र बोल देंगे, है ना। कौन सा क्षेत्र? उत्तर का क्षेत्र। लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है कि उत्तर का क्षेत्र से मान सकते हैं। और यहाँ पर जो जनजाति मिलती है वो सहरिया जनजाति मिलती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। उत्तर के क्षेत्र में सहरिया जनजाति मिलती है। सहरिया यहाँ भी मिलते हैं, सहरिया यहाँ भी मिलते हैं, सहरिया यहाँ भी मिलते हैं। और मध्य भारत में भी जो मध्य का क्षेत्र रह गया, यहाँ पर भी सारी जनजातियां रहती हैं। लेकिन विशेष मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये जो 3 जनजातियां हैं, ये दक्षिण के क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगी, बहुताय मात्रा में मिलेंगी। पहला है गोंड, बैगा और भारिया, ये यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में है। पूर्वोत्तर की बात होगी तो कोल, अगरिया, पनिका सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण के क्षेत्र में होंगे। पश्चिम के क्षेत्र में बैगा, भील और भिलाला और उसकी उपजातियां यहाँ पर मिलेंगी। उत्तर के क्षेत्र में आपको सहरिया जनजाति मिलेंगी। तो ये हमारा जो था, ये जनजातियों के आधार पर विभाजन था कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के आधार में क्या विभाजन हुआ है और किस तरीके की चीजें मध्य प्रदेश में हुई होगी। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गया होगा। आज का जितना भी हमने कंप्लीट करे हैं टॉपिक, वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, समझ में आया है तो भी कमेंट करिए कि क्या आपको क्या समझ में आ गया, क्या रह गया, क्या छूट गया। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं। कोशिश करेंगे कि हम अगले वीडियो में उन कमेंटों को अच्छे तरीके से और आपकी डाउट्स को क्लियर कर पाए। आगे मध्य प्रदेश में और जनजातियां हैं, अब हम जनजातियों के एक एक क्रम पढ़ेंगे। जैसे गोंड है, भील है, भिलाला है, भारिया है, सहरिया है, पनिका है, जो भी जनजाति है हम एक एक करके देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है, जनजातियों के उनके रहन सहन क्या है, साथ ही उन जनजातियों की पहचान किस चीज में है, और उनकी विवाह की क्या परंपराएं हैं, और भी चीजें उनके जो खान पान से संबंधित है कि क्या वो
मोटे अनाज खाते हैं आज भी, या और दूसरी चीज़ें जो सम्मिलित होती हैं खान-पान में, वो भी देखेंगे कि क्या-क्या उनका रहन-सहन का तरीका है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का एक-एक क्रम पढ़ेंगे कि एक-एक जनजातियों के बारे में जानेंगे। ज़्यादा नहीं है, मोटे तौर पे हम सिर्फ मोटी-मोटी ही देखेंगे, जो छोटी है जनजातियाँ हैं या जो कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उन जनजातियों को कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो मेन जनजातियाँ होती हैं, क्वेश्चन अधिकांश वहीं से बनते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।